नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशंस शुरू किया था भावों के, घरों के या हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेशंस को जानने का। तो लास्ट वीडियो में हमने कुंडली के पहले से छठे भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिक फॉर्म में थोड़ा बहुत जाना था। इस वीडियो में अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे कुंडली के 7 से लेके 12 भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स या कारकत्वों को। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। ओम काराय नमो नमः। ओम काराय नमो नमः। ओम काराय नमो नमः। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा अपने स्लाइड्स की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कुंडली के पहले इन 6 भावों के कारकत्वों के बारे में। अगर आपने अब तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको इन 6 भावों के, इन 6 घरों के कारकत्वों के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वहाँ से पता चलेगा। तो ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम 7 से लेकर 12 जो भाव होते हैं, जो हाउसेज होते हैं, उनके कारकत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। 7th हाउस, जिसको पराशर ऋषि ने वाइफ दारा का भाव कहा है, जिसका मतलब होता है वाइफ या स्पाउस। बट जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हर भाव से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो 7वां भाव हमारी बॉडी में ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जिस प्रकार लगन के लिए मैंने बताया था कि वो सीट ऑफ ब्रह्मा है, सीट ऑफ ब्रह्मा। और 4th हाउस में मैंने बताया था आपको, अगर आपने देखा होगा, 4th हाउस में इट रिप्रेजेंट्स द डिवाइन मदर, क्योंकि वो माता का भाव है। इसी प्रकार से 7वां जो भाव है उसके अंदर एनर्जीज हैं लॉर्ड शिवा की। इट हैज़ गॉट डेथ लाइक एनर्जीज। अब कुंडली के प्रथम भाव में मैंने बताया था कि वो उदय राशि या उदय राइजिंग असेंडेंट, राइजिंग साइन असेंडेंट बोला जाता है। तो इट रिप्रेजेंट्स सनराइज। और इसी प्रकार जो 7th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है सन सेट को, यानी कि सूर्य अस्त को। तो वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिवा को। सूर्य अस्त क्या हुआ? सूर्य अस्त है वापस घर जाने का समय। सूर्य उदय पे हम सब अपने उठते हैं, अपनी रोज़मर्रा के जीवन को शुरू करते हैं। उसी प्रकार से सूर्य अस्त है, सारे काम काज निपटा के पक्षी भी अपने अपने घर जाना शुरू कर देते हैं और हम सब भी अपने कामों को निपटा के अपने घर की तरफ वापसी करते हैं। तो उसी प्रकार से उसमें कंटेक्स्ट में ये हाउस ऑफ ट्रैवल भी माना जाता है, फॉर बोथ वाइल लिविंग एंड आफ्टर लाइफ ऑल्सो। आफ्टर लाइफ, अगर हम कुंडली को, अपनी जन्म कुंडली को, अगर हम उसे अपने जन्म से मृत्यु तक के सफ़र को देखें तो प्रथम भाव हमारे जन्म को दिखाता है, हमारे राइजिंग साइन, हमारे असेंडेंट को। तो 7वां भाव दिखाता है वापस घर जाने का समय, रोज़ दिन के एंड में भी, एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑल्सो। सो इट इज़ द मारक भाव। मृत्यु का भाव, द्वितीय भाव, अगर आपको याद होगा 2nd हाउस भी मारक भावा है, 2nd हाउस को भी मारक भावा मानते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मारक भावा कुंडली में है वह है 7वां भाव। 7th हाउस इज मारक भाव और इसीलिए इसकी जो एनर्जीज हैं वह लॉर्ड शिवा या भगवान शिव की हैं। वो एक द्वार है इस शरीर को छोड़कर वापस परमात्मा से मिलने का। और जब तक हम इस शरीर में हैं वो द्वार है पब्लिक रिलेशंस का। जो हम अपनी पीआर डेवलप करते हैं, पब्लिक रिलेशंस बनाते हैं, सोशल सर्कल में मूव करते हैं, वहाँ जाकर जो हमारे संबंध बनाने की हमारी क्वालिटी और कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो 7वें भाव से आती हैं।
और इस बिजनेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे का भाव भी सप्तम भाव ही है। जिस प्रकार 6th हाउस जो था, 6th हाउस को अगर आप देखेंगे, 6th हाउस था हमारा जॉब्स का, जॉब और सर्विसेज का। 7th हाउस है हमारा बिजनेस का। अब उस पे आते हैं जो पराशर ऋषि ने बताया था। ये हाउस जो है डिनोट करता है स्पाउस को, मेल कुंडली में वाइफ के लिए और फीमेल कुंडली में हस्बैंड के लिए। तो दोनों कुंडलियों में ये हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, स्पाउस बेसिकली वाइफ और हस्बैंड हम बोलते हैं क्योंकि भारतीय परंपरा में आज भी जो है किसी भी स्त्री या पुरुष का जो संबंध होता है वो शादी के बाद ही मान्यता प्राप्त होता है, तो इसलिए हम वाइफ और हस्बैंड के लिए बोलते हैं। एक्चुअल स्पीकिंग 7th हाउस होता है कॉन्जुगल ब्लिस का, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध का। अब जो फॉरेन, जहाँ यूएस वगैरह में ऐसा नहीं है, शादी की परंपरा वहाँ नहीं है, वहाँ पर भी है, बट जो लिव इन रिलेशंस होते हैं, जो वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जो स्त्री और पुरुष का आपस में मिलन है वो सप्तम भाव से आता है हमारी भारतीय संस्कृति में। क्योंकि वह चीज़ आज भी शादी की तरफ डिनोट करती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मैरिज से जोड़कर देखते हैं। अगर हम बिजनेसेस की तरफ जाएं तो ये शो करता है हमारे पार्टनर्स को। इट ऑल्सो डील्स विद हैप्पीनेस। 4th हाउस जो है हमारा वह सुख स्थान था। उसके बाद जो है 4th हाउस के बाद 7th हाउस से भी हैप्पीनेस को देखा जाता है। इट इज़ प्योरिटी ऑफ सेल्फ। हमारी जो प्योरिटी है, हमारे जो आत्मा की जो प्योरिटी है वह सप्तम भाव से देखी जाती है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिक्स, शास्त्र अनुसार सप्तम भाव में किसी भी प्लैनेट को अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद अब हम चलते हैं 8th हाउस की तरफ। 8th हाउस बॉडी ऑर्गन्स में शो करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी मलद्वार जो होता है उसको जो है 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इस भाव को पराशर ऋषि ने कहा है रंध्र भाव। रंध्र का मतलब होता है होल या एक पैसेज। तो बेसिकली 8th हाउस जो है वो डीप और एक सीक्रेटिव हाउस है। डीप एंड अ सीक्रेटिव हाउस। देखिए, जो कालपुरुष कुंडली होती है, कालपुरुष कुंडली क्या मानी जाती है कि जो एक कुंडली होती है उसमें अगर हम ये माने कि लगन में एरीज साइन या मेष राशि उदय हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कालपुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली। जिस भी कुंडली में राइजिंग साइन एरीज होता है उसको काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है ये आगे जाके जब मैं आपको ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस के बारे में बताऊंगा, राशिस के बारे में जब पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसको काल पुरुष कुंडली क्यों कहा जाता है। अभी आप ये समझिए कि अगर असेंडेंट में एरीज साइन राइज हो रहा है तो उस कुंडली को काल पुरुष कुंडली माना जाता है। तो जो काल पुरुष कुंडली होती है उसमें अष्टम भाव ये वाला बनेगा और इसमें राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी बिच्छू। अब बिच्छू कहाँ रहता है? बिच्छू धरती के अंदर एक बहुत छोटा सा होल करके अपना बिल बना के धरती के अंदर जाके कहीं छुप के रहता है। तो इट इज़ अ डीप एंड सीक्रेटिव हाउस, अ डीप इनसाइड होल। तो जितनी भी छुपी हुई विद्याएं हैं, छुपा हुआ जो भी ज़िंदगी में जो भी हमारी चीज़ें जो छुपी हुई है डीप या सीक्रेटिव हैं वो 8th हाउस से आती हैं। तो अब हमारी लाइफ में क्या छुपा हुआ है? हमारी पास्ट लाइफ हमसे छुपी हुई है। तो जो पास्ट लाइफ की जो भी हमारी नॉलेज है या पास्ट लाइफ के जो भी हमारे कर्मास हैं, स्पेशली दृढ़ कर्म, उनका पता हमारे 8th हाउस से पता चलता है। अब दृढ़ कर्म क्या है ये जानने के लिए अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो कर्मास के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, दृढ़ कर्म क्या होता है। तो दृढ़ कर्म का हमें अष्टम भाव से पता चलता है। ऑकल्ट नॉलेज एंड रिसर्च।
जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस होती हैं, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, टैरो रीडिंग्स हैं, या बेसिकली जिस भी इस प्रकार की जितनी भी ऑकल्ट नॉलेज और साइंसेस हैं वो 8th हाउस से आती हैं। और रिसर्चेस जो PhD वगैरह की जो रिसर्चेस वगैरह होती हैं, या किसी प्रकार से किसी भी फील्ड में जो रिसर्च होती है वो अष्टम भाव से आती है। 6th हाउस से आते हैं जनरल हमारे सारे डिजीजेज, पर 8th हाउस से आते हैं जेनेटिक एंड क्रॉनिक डिजीजेज जो लंबे समय तक टिक के रहते हैं। जेनेटिक डिजीजेज भी अगेन देखिए छुपे हुए होते हैं हमारे जीन्स में कहीं ना कहीं पर, और समय के साथ साथ वो निकल कर आते हैं। और क्रॉनिक डिजीजेज जो लंबी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस टाइप की बीमारी जो आने के बाद जाती नहीं है लंबे समय तक, वह अष्टम भाव से पता चलती है। लोन्स, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ, उसके बारे में भी अष्टम भाव से ही पता चलता है कि ऋण, अगेन पिछले जन्म के किए हुए ऋण जो हमें उतारने हैं, या इस जन्म में जो आगे ऋण इकट्ठे करेंगे। अष्टम भाव लॉन्जिविटी का है, आयु स्थान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक कारकत्व है कि ये आयु का स्थान है। और सडननेस, ओके, सडननेस, सडन गेन्स या सडन लॉसेस का भी स्थान जो होता है वह अष्टम भाव है। देखिए सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस बोथ, इस दोनों के लिए अष्टम भाव को कंसिडर किया जाता है। ये हमारे ससुराल पक्ष को इन लॉस के बारे में भी बताते हैं। बैड फॉर्च्यून, ब्लैक मैजिक, काला जादू, कई लोगों को ये हो जाता है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया, किसी ने जादू टोना तो नहीं करा दिया, उसका पता भी अष्टम भाव, उसके स्वामी, उसमें रखे हुए ग्रह और दशाओं के हिसाब से पता चलता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल मतलब पिता नहीं, दादा या उससे पुरानी जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अष्टम भाव से अनुमान लगाया जाता है। और ऑल इविल्स, ज़्यादातर जो भी इविल्स जो होते हैं लाइफ के, वो जनरली अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव को कुंडली का सबसे भयावह से डरावना स्थान माना जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे चलने का लाभ से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा जो कई बार कन्फ्यूजन आती है। सप्तम भाव है मारक यानी मृत्यु का स्थान, और अष्टम भाव है आयु का स्थान। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? आयु हमारा जीवन काल है, हमारा जीवन जो काल है वह हमारी आयु है, और मृत्यु जीवन काल का जो अंत है वह हमारी मृत्यु है। यह आयु बताता है हमारी आयु कितनी है, और यह बताते हैं जो सप्तम भाव, जो 7th हाउस और 2nd हाउस हैं, वह ये बताते हैं हमारी मृत्यु कब आएगी। मृत्यु आयु पूर्ण होने के बाद ही आती है। जब तक हमारी आयु है तब तक सप्तम भाव या उससे संबंधित कोई दशाएं आती हैं, कोई बुरा समय आता है, वह हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मृत्यु नहीं देगा। मृत्यु जीवन में सिर्फ एक बार आएगी जब आयु पूर्ण हो जाएगी। तो शायद 3rd हाउस में मैं आपको बताना भूल गया, 3rd हाउस जो होता है, 3rd हाउस वह भी आयु का ही भाव होता है। 3rd एंड 8th आयु को देखने के लिए होते हैं, और 2nd एंड 7th मृत्यु को देखने के लिए होते हैं। अब हम चलते हैं 9th हाउस की तरफ। नवम भाव बॉडी पार्ट्स में दिखाता है थाइस को। ये डिनोट करता है रिलेशंस में हमारे फादर को, पिता को, गुरु, हमारे टीचर्स या हमारे बॉसेस को। बॉसेस भी किसी भी हम कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ बॉस हमारा संरक्षक होता है, हमारा पालन करता होता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें गाइड करता है। सो फादर लाइक बॉस, इसको दिखाता है 9th हाउस। 9th हाउस है धर्म भाव, और मंदिर आदि का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वह 9th हाउस से ही आता है। कि बेसिकली 9th हाउस से ये देखा जाता है व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना रिलीजियस है। देखिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों में फ़र्क होता है। अध्यात्म में मैं होता है आत्मा का, सेल्फ का, और धार्मिक जो होता है वह होता है रिलीजियस, जो रिलीजन को एक पर्टिकुलर फॉलो करता है। तो 9th हाउस से धर्म या धर्म के बारे में जाना जाता है, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के बारे में नहीं। उसके लिए दूसरे हाउसेज हैं
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस है, जिसे आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा। 9th हाउस से देखा जाता है ओके पास्ट कर्मास को। अगर आपको याद होगा, 1st हाउस हमारा प्रेजेंट था, 5th हाउस हमारा फ्यूचर था, वहाँ से हमारे बच्चे आते हैं, और 9th हाउस हमारा पास्ट है, क्योंकि यहाँ हमारे फादर हैं। तो इसलिए यह दिखाता है पास्ट लाइफ कर्मास को, हमारे पिछले जन्म के कर्मों को। यह दिखाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्पेशली बाई सी, समुद्र यात्रा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, समुद्र यात्राओं को 9th हाउस दिखाता है। पुराने ज़माने में विदेश जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जाने के लिए समुद्र ही एक जरिया हुआ करता था, तो इसलिए इसको समुद्र यात्रा के लिए जाना जाता है। और जितने भी हमारे रिलीजियस या धार्मिक यात्राएं होती हैं वह भी 9th हाउस से ही आती हैं। ज़्यादातर ये धार्मिक यात्राओं के बारे में भी बताता है, लेकिन जब हमें फॉरेन ट्रैवल्स को देखना होता है तो 9th हाउस की कंसिडरेशन आवश्यक हो जाती है। ये भाव ऑफ जस्टिस है, यानी न्याय का स्थान। तो जजेस और जुडिशरी के लिए यह हाउस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हायर नॉलेज, 4th हाउस हमारी बेसिक नॉलेज थी, 5th हाउस हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज़ और हायर नॉलेज को दिखाता था। वह नॉलेज जो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन और प्रोफेशन के लिए कहीं ना कहीं पर काम आती है और हमारे कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट को शो करती है। ये दिखाता है नॉलेज ऑफ हायर फॉर्म, यानी कहीं ना कहीं वेदास की जो स्टडी है, वेदों की स्टडी है, या हमारे ग्रंथों की स्टडी है, या फिर जो PhDs वगैरह के लिए जो हायर लेवल की स्टडीज़ होती हैं, जहां हम एक लेवल की रिसर्च या बहुत हाई लेवल की स्टडीज़ करते हैं, वह 9th हाउस से आती हैं। 9th हाउस दिखाता है मंत्र दीक्षा को। 5th हाउस मंत्र का भाव था, 9th हाउस मंत्र की दीक्षा का भाव है, क्योंकि हमारा गुरु 9th हाउस में है। 9th हाउस दिखाता है लक, भाग्य या फॉर्च्यून को। भाग्य 9वें भाव से आता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 10th हाउस की तरफ। बॉडी पार्ट में 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है नीज को। 10th हाउस कर्म भाव है। एक जनरल एक स्टेटमेंट आ जाती है कि प्रोफेशन के लिए हम 10th हाउस को देखते हैं, बट प्रोफेशन हमारे कर्म का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम अपनी आजीविका चलाने के लिए, इस जीवन में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम फॉलो करते हैं, पैसा कमाने के लिए। परंतु 10th हाउस का पर्सपेक्टिव इससे बहुत बड़ा है। वह दिखाता है हमारे ओवरऑल कर्मा को जो हम अपने जीवन में फॉलो करने वाले हैं। द गेन फ्रॉम द पास्ट लाइफ। देखिए, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको भावों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार से कुंडली के 1st हाउस जो होता है वह हम सेल्फ होता है, और 2nd हाउस दिखाता है हमारे धन को, संचित धन को, जो हमारे इकट्ठा किया हुआ धन है। उसी प्रकार से हर भाव से द्वितीय भाव उससे संचित धन को बताता है। तो 10th हाउस जो है हमारा कर्म का भाव है, कर्म का भाव है। ये 9th हाउस से 2nd है, यानी कि ये हमारे धर्म के प्रभाव से जो हमारा संचित धन है वह ही हमारा कर्म है। थोड़ा सा आपको समझ में आया इस चीज़ के बारे में कि द गेन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, पिछले जन्मों में हमने जो कर्म करे हैं उसका जो संचित होके जो हमें इस जन्म में जो उसका धन मिला है, वही इस जन्म में हमारे कर्मों को डिसाइड करेगा। वो चाहे हमारा प्रोफेशन है, चाहे हमारे किए हुए दूसरे कर्म हैं, वह सब हमारे पूर्व जन्म में किए हुए हमारे कर्मों के आधार पर ही डिसाइड होते हैं। तो इट इज़ द हाउस ऑफ कर्मास एंड प्रोफेशन। ये दशम भाव हमारे सोसाइटी में हमारे नाम, हमारी इज्जत, हमारे फेमस, हम कितने फेमस होंगे, हमें कितनी मान्यता, रिकॉग्निशन मिलेगी, हाई पोजीशंस, इन सब को
जो है 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगेन ये कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। दशम भाव एनर्जी ऑफ विष्णु है, क्योंकि विष्णु ही सस्टेनेंस या पालक हैं। ब्रह्मा पैदा करते हैं, शिव डिस्ट्रॉय या ख़त्म करते हैं, मृत्यु के कारक हैं, और हमारी जो सस्टेनेंस है वह विष्णु करते हैं इस जीवन के दौरान। तो दशम भाव की जो एनर्जीज़ हैं वह विष्णु की एनर्जीज़ हैं। दशम भाव रिप्रेजेंट करता है दिन के, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर मैं जाते हैं, यह फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है सूर्य उदय। सूर्य उदय, जीवन का सूर्य उदय। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है यानी कि हमारा बर्थ, यानी कि ब्रह्मा। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है सूर्य अस्त, यानी कि हमारी डेथ, यानी कि शिवा। फोर्थ हाउस हैप्पीनेस, यानी कि माँ, यानी कि दुर्गा या काली, जो हमें हर मुश्किल से बचाती हैं। और 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है विष्णु, यानी कि प्रिजर्वर या पालन करता, और ये डिनोट करता है मिड डे को। मिड डे यानी अराउंड दिन का दूसरा पहर, जब सूर्य सबसे तेज अपने प्रकाश और अपनी एनर्जी के साथ प्रकाशमान होता है। यह हमारा जन्म, यह हमारा जवानी, यह हमारी मृत्यु। अगर हम जीवन काल के हिसाब से देखें तो यह जन्म, यह हमारे जवानी, जब हमारी एनर्जीज अपने टॉप पे होती हैं सूर्य की तरह, और यह सूर्य अस्त यानी हमारी मृत्यु को दिखाता है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इट रिप्रेजेंट्स मिड हेवन व्हेन सन इज ओवरहेड। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस आफ्टर असेंडेंट। ओके, इसीलिए असेंडेंट के बाद, लग्न के बाद, इसको कुंडली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन को कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं। चलिए अब हम आते हैं कुंडली के 11वें भाव की तरफ। बॉडी पार्ट्स में दिखाता है हमारे एंकल्स को। एजुकेशन ऑफ ज्योतिष एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस, ये दिखाता है गेन्स थ्रू प्रोफेशन। वही जैसे नवम से द्वितीय दशम भाव था, दशम से द्वितीय आ गया हमारा 11th हाउस, तो ये दिखाता है गेन्स थ्रू प्रोफेशन, या इसे जनरल फॉर्म में कहें तो गेन्स को ही दिखाता है। ये एक्सपेंशन का हाउस है, इट इज़ अ हाउस ऑफ एक्सपेंशन। ये डिनोट करता है एल्डर ब्रदर को। थर्ड हाउस डिनोट करता था हमारे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स को, ये डिनोट करता है एल्डर सिबलिंग्स को। हमारा सोशल सर्कल, समाज में हमारा सर्कल, सामाजिक सर्कल कैसा है वह यह दिखाता है, और यह दिखाता है हमारे मित्रों के बारे में। जैमिनी ऋषि का एक सूत्र है तन्नौ तनो दंड हरा, यानी कि सिक्स्थ एंड सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ इज दंड एंड हरा, यानी कि सिक्स्थ हाउस है दंड यानी पनिशमेंट का, और 11th हाउस है हरा यानी शिव का। इसके बारे में ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ये थोड़ा एक एडवांस जेमिनी का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में कभी फ्यूचर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हरा क्या होता है। अब हम चलते हैं 12th भाव की तरफ। बॉडी पार्ट में दिखाता है फीट को। गोइंग टू फॉरेन लैंड्स और लॉन्ग जर्नी। 12th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर फॉरेन लैंड्स।
ये है हाउस ऑफ आइसोलेशन का। आइसोलेशन मतलब जहाँ व्यक्ति एकांत में अकेला हो जाता है, वह चाहे इम्प्रिजनमेंट्स हो, जेल हो, हॉस्पिटल्स हो, कन्फाइनमेंट्स हो, मेडिटेशन हो, या कोई व्यक्ति अकेला रहता है, इन सब के लिए सब एक किसी न किसी प्रकार की आइसोलेशन ही है। इम्प्रिजनमेंट्स जो जेल होता है, वहाँ पर भी आप बंधन में बंध जाती हैं, अकेले हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपको अकेला रहना पड़ता है। कन्फाइनमेंट्स यानी कहीं आपको किडनैप कर लिया, किसी ने आपको कहीं पर बंदी बना के रख लिया, वो भी 12वें भाव से आता है। मेडिटेशन, ध्यान भी एक प्रकार की आइसोलेशन ही है, जहाँ व्यक्ति अकेला हो जाता है, वह अपने आत्म ध्यान में लीन होकर अकेला ही हो जाता है। सो 12th हाउस इज हाउस ऑफ मेडिटेशन, और जो व्यक्ति अकेले रहते हैं, लिविंग अलोन, उसके लिए भी 12वें भाव की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसको हाउस ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड बैड हैबिट्स के लिए भी देखा जाता है। ये शो करता है स्लीप और हमारे बेडरूम को। तो जिस भी प्रकार की बेडरूम लाइफ होती है, आफ्टर मैरिज बेडरूम लाइफ है, या अदरवाइज़ हमारी जो स्लीप हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो किस प्रकार के हैं, वह सब हमारे 12th हाउस से ही देखे जाते हैं। क्योंकि ये आफ्टर लाइफ बेडरूम को, आफ्टर मैरिज बेडरूम को भी, बेडरूम लाइफ को भी बताता है। तो शादी के एस्पेक्ट से भी 12th हाउस की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है। और जेमिनी ज्योतिष में जो 12th हाउस का आरूढ़ होता है, जिसको कि उपपदा बोलते हैं, वो मैरिज के पार्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी कंफ्यूज मत हो जाए कि उपपदा क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में ना आए, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि 12th हाउस की इम्प्लीकेशन है, इम्पोर्टेंस शादी और मैरिज के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको व्यय भाव बोला जाता है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो जो हमारे व्यय होते हैं, बिना बात के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वह 12वें भाव से देखे जाते हैं। यह लॉस ऑफ लगना है। किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव का लॉस है। तो ये लॉस ऑफ लगना है। तो लॉस ऑफ लगना यानी मेरे सेल्फ का क्या लॉस है? डेथ। डायरेक्टली यह मारक भाव नहीं है, परंतु 12वें भाव में जो प्लैनेट्स होते हैं वह आपको डेथ या डेथ लाइक सिचुएशंस में ला सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट भी डेथ लाइक सिचुएशन है, हॉस्पिटलाइजेशन भी डेथ लाइक सिचुएशन है। मृत्यु तुल्य कष्ट ही है ये, अगर आप मानसिक या अपने मन से देखें तो। कन्फाइनमेंट्स भी डेथ लाइक सिचुएशन है, लिविंग अलोन भी डेथ लाइक सिचुएशन है। या मैंने मेडिटेशन को नहीं लिया, मेडिटेशन डेथ लाइक सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो जो है हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ही एक रास्ता है। तो फिजिकल बॉडी के लिए वो एक डेथ लाइक सिचुएशन ही है, आत्मा के लिए नहीं है। मेडिटेशन एक पॉजिटिव साइन है, बाकी सब नेगेटिव है। इसी प्रकार से जो स्लीप है, जो रात को हम सो जाते हैं, वह भी एक मृत्यु का ही एक रोज़ एक टेम्परेरी, उसको एक जो हम रात को सोते हैं उसे एक टेम्परेरी मृत्यु ही बोला जाता है। ये हाउस ऑफ डोनेशन है, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर से रिलेट करते हैं, पर धार्मिक चीज़ों में जो डोनेशंस आती हैं वह भी 12th हाउस से ही आती हैं। और ये है हाउस ऑफ सीक्रेट एनिमीज़। सीक्रेट एनिमीज़ यानी जो व्यक्ति मुंह पे हमारे मीठे हैं परंतु पीठ पीछे वो हमारे दुश्मन हैं, उनका भी जो उनके बारे में जो देखा जाता है, जो असेस किया जाता है, वह 12 भाव से ही किया जाता है। तो इसी के साथ मैं 12 भावों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बेसिक और बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये ज्योतिष को शुरू करने के लिए। लिमिटेड मैंने आपको 10-10, 12-12, 15-15 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, और जो बताए अपनी तरफ से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने विजडम से कोशिश करी है उनको समझाने की कि वह किस प्रकार से कुंडली में अपने कारकत्वों का, उनके कारकत्व क्या है और उन्हें हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिटेल्स में जाएं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस में, कोर्सेज़ में, बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कुंडलियों को जब मैं एग्जांपल्स के रूप में लेके आऊँगा तो और भी इसके बारे में डिटेल्स में हम जानते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आप इससे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्योतिष सीखने में आपको हेल्प मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट सेव कीजिए, और जो जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, उनके साथ इसको आप शेयर कीजिए।
और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम शुरू करेंगे ग्रुपिंग। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस मतलब हर भाव को, कुंडली में हर भाव को पर्टिकुलर कुछ हिस्सों में या कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे कि आपने देखा इन 4 भावों में किसी न किसी देवता की किसी न किसी रूप में एनर्जीज थी, तो इनको हम बोलते हैं केंद्र। इन 3 भावों को फर्स्ट, 5 और 9 इनको हम बोलते हैं त्रिकोण। तो और भी इस प्रकार से कई सारी ग्रुपिंग्स होती हैं कुंडली में। तो अगला वीडियो ग्रुपिंग्स के बारे में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज्योतिष के जितने भी वीडियोज आ रहे हैं ये सब बेसिक और ज्योतिष की नींव हैं, तो इसलिए इनको आप ज़रूर ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए। तो अगले वीडियो तक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।